डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तीसरा लेसन आपका चल रहा है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, और कल हम पढ़ रहे थे सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। दोनों में हमने तुलना की, सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली क्या है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या है। तुलना में हमने पाया कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में जितने प्रतिशत वोट पार्टी को मिलेंगे उतनी सीटें, जबकि इसमें क्या होगा, जिस सदस्य को जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे अन्य इसकी तुलना में ज़्यादा मिलेंगे उसकी जीत। ये पढ़ा ना कल। अब हम पढ़ते हैं भारत में जो सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली अपनाई गई, ये क्यों अपनाई गई, ये क्या है ना। तो देखो, भारत में अपनाई गई सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दौड़ने वालों में सबसे जो आगे होगा वो प्रथम आएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का मतलब है 10 आदमी दौड़ रहे हैं, 20 दौड़ रहे हैं, 100 दौड़ो, 500 दौड़ो, कितने भी आदमी चुनाव लड़ो, इसमें से जो सबसे आगे आएगा उसकी जीत होगी। क्यों अपनाई गई भाई भारत में? पहली बात देखो, जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है वहां जनता स्वयं कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है वर्तमान में। कितने करोड़ है? 130 करोड़। इसलिए 130 करोड़ जनसंख्या को, इसमें से आधे मतदाता तो हैं 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के, है ना, लगभग 80 करोड़ के आसपास मतदाता हैं। तो 80 करोड़ मतदाताओं को एक जगह इकट्ठा होकर कानून नहीं बनाया जा सकता। ये एक जगह इकट्ठे होकर किसी प्रकार के कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते ना। इसलिए भारत में प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली अपनाई, और प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली में भी ऐसी सरल प्रक्रिया हो जिसमें जनता चुनाव के जो प्रतिनिधि चुनने में भाग आराम से ले सके। तो उस दौरान जब हमारे संविधान निर्माता थे, इस संविधान निर्माताओं के सामने बहुत बड़ी बहस चली। कुछ का यह कहना था कि संविधान निर्माताओं का कि इसमें कौन सी पद्धति अपनाई जाए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनाई जाए, जबकि दूसरों का कहना था कि सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली अपनाई जाए। देखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस दौरान भारत में साक्षरता जो प्रतिशत थी मात्र 15% थी। कितने प्रतिशत थी? 15%, यानी 15% लोग पढ़े लिखे थे, बाकी निरक्षर थे 85%। अब उसको यह पता ही नहीं है कि वोट कैसे डालेंगे, है ना। इसलिए भारत में सभी मतदाताओं की बात को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए कौन सी प्रणाली अपनाई भाई? सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली को अपनाया। इस प्रणाली में क्या होता है, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र को 543, मूल जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें 500 भागों में बांटा था, ठीक है। तो 543 भागों में बांट दिया जाता है काल्पनिक रेखा, और लगभग एक जिले से एक सदस्य चुना जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, जो उस दौरान की बात करें मूल संविधान में जब तो 21 वर्ष थी वयस्कता की आयु, और अब घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। आगे बढ़ेंगे अभी हम। तो इसमें क्या होता है, 543 क्षेत्रों में पूरे चुनाव क्षेत्र को बांट दिया जाता है, और अलग अलग सीट से एक 543 आदमी चुनकर जाने हैं। प्रत्येक सीट पर एक आदमी चुना जाना है। अब वहां पर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उसकी आयु निश्चित मैंने आपको पहले बता दी, जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ना तो 25 वर्ष चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष चाहिए, विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष चाहिए, और इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव बनना है तो 35 वर्ष की आयु प्राप्त करना चाहिए। वह व्यक्ति आराम से चुनाव लड़ सकता है। तो चुनाव में पर्चा भर दिया आपने, चुनाव होंगे, चुनाव में सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार है। इनमें से सबसे ज़्यादा जिसके वोट आएंगे उसकी जीत होगी। तो भारत की
उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने कौन सी व्यवस्था को अपनाया भाई? सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली को अपनाया, अर्थात भारत में चुने हुए प्रतिनिधि भाग ले और भारतीय जनता की भावनाओं को समझने का भी प्रयास करे। इसलिए भारत में कौन सी पद्धति अपनाई? सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली को अपनाया। अब हम बात करते हैं कि भारत की जो सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली है ना, इसमें प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक क्या क्या बदलाव आए, ठीक है ना। प्रारंभ से लेकर तो पहला आम चुनाव हुआ अक्टूबर 1951 से, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952। पहला आम चुनाव कब हुआ भाई? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहला आम चुनाव। क्लियर? इस पहले आम चुनाव में अधिकांश सीटें कांग्रेस को मिली। किसको मिली? अधिकांश सीटें किसको मिली? कांग्रेस सरकार को मिली। लेकिन पहले आम चुनाव को सभी पार्टियों ने, जो चुनाव हारे उन्होंने भी निष्पक्ष चुनाव कहा। यानी ये इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी दूसरी पार्टी ने भी इसको क्या कहा है? निष्पक्ष चुनाव कहा है, कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। जो हारने वाली पार्टी है उन्होंने भी इसको निष्पक्ष कहा। जबकि वर्तमान की बात करें तो जो हारने वाला वो तो ये कहता है कि चुनाव में गड़बड़ हो गई। सरपंच के चुनाव की बात कर लो आप, सरपंच के चुनाव में जो चुनाव हार जाता है ना, हारने के बाद वो ये कहता है कि उन्होंने गड़बड़ कर दी, गिनती में गड़बड़ कर दी, होता है ना ऐसा। जबकि पहला जो आम चुनाव था अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के मध्य पहला आम चुनाव हुआ। इस आम चुनाव में हारने वाले लोगों ने भी यही कहा कि भारत का जो चुनाव है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। क्लियर? और ज्यादातर सीटें किस पार्टी को मिली भाई? कांग्रेस पार्टी को मिली। क्यों मिली? क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता की विरासत में लीन थी, है ना। इसकी स्थापना कब हो गई थी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 से लगातार संघर्ष करती आ रही थी, है ना। लगातार संघर्ष का मतलब यह हुआ कि भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक लोग इसमें मारे गए, अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया। इसलिए जनता ने सोचा कि जो पार्टी हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिला सकती है वही हमारा विकास कर सकती है। इसलिए पहले आम चुनाव में अधिकांश सीटें किसको मिली भाई? कांग्रेस पार्टी को मिली। ठीक है, तो पहला तो हुआ 52 में, दूसरा 52 में 5 और जोड़े तो 57 में। दूसरा आम चुनाव कब हुआ भाई? 57 में। तीसरा हुआ 62 में और चौथा हुआ 66 में। ठीक है, इन 3 आम चुनाव में प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव और तृतीय आम चुनाव, इनको हम कह सकते हैं एक दलीय व्यवस्था। इसका नाम क्या दिया? एक दलीय व्यवस्था। हालांकि एक दलीय व्यवस्था वैसे थी नहीं, लेकिन भारतीय जो लोग थे उन्होंने इसको क्या बताया? क्योंकि पूरा का पूरा जो पक्ष था वो किसके नियंत्रण में था भाई? कांग्रेस सरकार के नियंत्रण में था। इस दौरान देखो, पहले आम चुनाव में प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे में भी प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे आम चुनाव में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई 27 मई 1964 को। कब हुई? 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, 27 मई 1964 के बाद में किसको बनाया? लाल बहादुर शास्त्री को। मोरारजी देसाई कह रहा था मेरे को बनाओ, लेकिन उसको नहीं बनाया। किसको बनाया भाई? लाल बहादुर शास्त्री को बनाया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता करने के लिए गए थे, उज्बेकिस्तान की राजधानी
है ना। तो वहां ताशकंद समझौते के दौरान हृदयघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। ठीक है, इसके बाद 66 का जो चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस दो भागों में लगभग बंट चुकी थी, है ना। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, है ना, ऑर्गेनाइजेशन और रिपब्लिकन। कांग्रेस कितने भागों में बंट चुकी थी? दो भागों में बंट चुकी थी। फिर भी जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, यानी उस दौरान एक सिंडिकेट का निर्माण हो गया था। सिंडिकेट का मतलब है कांग्रेस के वरिष्ठ एवं ताकतवर नेताओं का समूह है, और एक समूह है वो किसके नेतृत्व में था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। यानी उस दौरान चुनाव हुए लाल बहादुर शास्त्री, ये मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के में से किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो ज़्यादातर लोगों ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। ज़्यादातर लोगों ने किसका समर्थन किया था? इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। इसलिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और 67 में नए सिरे से चुनाव हुए, है ना। 67 में नए सिरे से चुनाव हुए। चुनाव में जो मोरारजी देसाई थे, इसके सहयोगी थे, उन्होंने अलग चुनाव लड़ा, और उस दौरान इनका चुनाव चिन्ह जो था 1952 से पहले, 52 में मान लो, 57 में मान लो, 62 में मान लो, तीनों में बैल, यानी दो बैल की जोड़ी, है ना, यानी एक बैल की जोड़ी बोल दो या दो बैल एक साथ, इनका चुनाव चिन्ह था। प्रश्न आता है कई बार ये कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? एक बैल की जोड़ी, दो बैल एक साथ जुड़ेड़ा। लेकिन कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, एक मोरारजी देसाई के नेतृत्व में और दूसरी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इसलिए इंदिरा गांधी ने अपनी एक नई कांग्रेस बनाई और अपना चुनाव चिन्ह हाथ रख दिया। कौन से चुनाव में रखा था भाई चुनाव चिन्ह हाथ? उन चौथे आम चुनाव 1967 में, और इंदिरा गांधी को स्पष्ट बहुमत मिला, अच्छी सरकार चली। 67 से लेकर 1971 तक, और 71 में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर वीवी गिरी जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसको हरा दिया, और नीलम संजय रेड्डी जीत गए। ऐसे होने के कारण कांग्रेस और ज़्यादा विभाजित हो गई। 72 में नए सिरे से चुनाव हुए, जितने भी कांग्रेस के ताकतवर नेता थे वो चुनाव हार गए और इंदिरा गांधी की सरकार बनी। 75 में इस पर मुकदमा चला दिया इंदिरा गांधी पर, है ना, कि ये जो चुनाव है उसमें सरकारी गाड़ियों का प्रयोग किया, सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग किया, इसलिए इसके चुनाव को अवैधानिक घोषित कर दिया। इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? इसको अवैधानिक घोषित करने के बाद इंदिरा गांधी ने 39वां संविधान संशोधन करवाया, 40वां संविधान संशोधन करवाया, 41वां संविधान संशोधन करवा के ये तय करने का प्रयास कर लिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते। इसलिए इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लग गया, जो 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में लोग आंदोलन को उतारू हो गए। रामलीला मैदान में आंदोलन चालू कर दिया, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ के नारे लगने लगे। जेपी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ। इसलिए इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी, और आपातकाल के दौरान जितने भी नेता थे सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। 75 से 77 18 महीने तक आपातकाल का दौर रहा, और 18 महीनों के बाद उनको स्वतंत्र कराया गया। 77 में पहली बार गठबंधन की सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और थोड़े दिन चली क्योंकि उस दौरान मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। थोड़े दिन बाद कांग्रेस सरकार ने कहा चौधरी चरण सिंह को कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, हम बाहरी समर्थन देंगे। बाहरी समर्थन के लालच में आकर चौधरी चरण सिंह है उन्होंने मोरारजी देसाई से अपना हाथ खींच लिया और किसके पाले में चला गया? कांग्रेस में। कांग्रेस में बाहरी बहुमत देने से मना कर दिया और इनकी सरकार गिर गई। इसलिए 1980 में फिर नए सिरे से चुनाव हुए। 1980 में फिर इंदिरा गांधी को बहुमत मिला। 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, और 84 का कल आप चुनाव पढ़ रहे थे, 415 है ना, 543 सीटों में से 415 सीटें राजीव गांधी के जो नेतृत्व में चुनाव हुए उसमें मिली। फिर 89 से लेकर 1999 का जो काल था, संक्रमण का काल था, कभी कोई पार्टी बने कभी कोई पार्टी बने, इसलिए लंबे समय तक शासन प्रबंध नहीं किया। इसलिए सरकार ने क्या सोचा कि क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं वो शासन प्रबंध नहीं कर पा रही है, इसलिए इन्होंने गठबंधन, दूसरे छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन बनाकर सरकारें चलाना प्रारंभ कर दी। तो गठबंधन की पहली सरकार है वो सबसे ज़्यादा समय तक चली आपके अटल बिहारी वाजपेयी। 99 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार चली।
ठीक है। तो ये इस प्रकार फिर 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों तक मनमोहन सिंह सरकार ने शासन प्रबंध किया एनडीए की सरकार के तहत, यूपीए की सरकार के तहत। और 2014 से वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आपका नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है वो एक दलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में बहुत सारे दल हैं, किसी भी दल के साथ आप चुनाव प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ये है भारत की चुनाव पद्धति, किस प्रकार भारत में चुनाव पद्धति अपनाई गई। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो चुनाव पद्धति अपनाई गई है उसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। संसद और विधानसभा में कौन सा प्रावधान भाई? आरक्षण, यानी सीटें आरक्षित करना। तो देखो आरक्षण की बात करें हम तो इस दौरान हमारे जो संविधान निर्माता थे है ना, उनमें उन्होंने क्या सोचा या उनका ये कहना था, हमारे संविधान निर्माताओं का ये कहना था कि प्रारंभिक समय से लेकर वर्तमान समय तक कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका शोषण होता आया है और यदि उनको स्थान नहीं मिला तो आगे भी उनका शोषण होता रहेगा। इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में और विधानसभाओं में कुछ सीट दिए जाए। यदि उनको सीट नहीं दी जाएंगी तो वो लोकसभा और राज्यसभा में या यूँ कहें विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे कोई भी वोट, यानी एक केवल अपनी जाति के भरोसे तो वोट जीत नहीं पाते, दूसरी जातियों के वोटों का उनको लेना पड़ेगा सहयोग, और दूसरे जाति के लोग हैं वो वोट देंगे नहीं, है ना। और तो चुनाव कौन जीत जाएगा? कोई दबंग जाति का व्यक्ति या उनको डरा धमका कर चुनाव जीत सकता है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं का ऐसा मानना था कि आरक्षण की व्यवस्था की जाए, उनकी सीट रिजर्व की जाए, उस पर वही चुनाव लड़े। उस दौरान बहस चली संविधान निर्माताओं के सामने, किस बात को लेकर बहस चली कि हम आरक्षण देकर देश का विभाजन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण की बात यदि करें तो पहली बार आरक्षण बात भारत शासन अधिनियम जो मार्ले मिंटो सुधार था वो 1909 में, है ना, 1909 का जो संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन जो था ना, भारत शासन अधिनियम 1909 जो था, इसमें मुस्लिम समुदाय को क्या दिया था भाई? विशेष आरक्षण की बात, या यूँ कहें मुस्लिम जो समुदाय था उसको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसी 9 के संविधान के कारण भारत का क्या हो गया? विभाजन हो गए, भारत के टुकड़े हो गए। इसलिए संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि हम क्या नहीं देंगे, ये जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं करेंगे। लेकिन संविधान निर्माताओं में इसमें और हमारी जो व्यवस्था इसमें अंतर बताया। देखो क्या अंतर है भाई। जो 1909 में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पहली बार की गई थी ना भारत में, पृथक निर्वाचन और आरक्षण दोनों में क्या व्यवस्थाओं में अंतर है? ये किसको दिया गया था? मुस्लिम समुदाय को। ये किसको दे रहे हैं आरक्षण? दलित समुदाय को, है ना। ये आरक्षण किसको दे रहे हैं भाई? दलित समुदाय। दलित समुदाय में इन्होंने पाया SC और ST, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थान आरक्षित करने की बात कर रहे हैं। किसकी? अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की। कहाँ कहाँ? लोकसभा में या संसद में और विधानसभाओं में इनकी सीटें आरक्षित होनी चाहिए। फिर स्थानीय निकायों में इनमें भी होगी इनकी, है ना। तो लोकसभा, ये लोकसभा और विधानसभा और इसके अलावा स्थानीय निकाय। उस दौरान स्थानीय निकाय बने नहीं थे, क्योंकि केवल एक बात लिखी हुई थी संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, स्थानीय निकायों की अनुच्छेद 40 में, कि राज्य का कर्तव्य है कि वो स्थानीय निकायों का गठन करे। इसलिए स्थानीय निकायों में उस दौरान आरक्षण की बात ही नहीं, तो बनाया नहीं, तो स्थानीय निकायों में आरक्षण नहीं होगा ना। केवल इन 2 स्थानों पर इनको आरक्षण की बात कही। तो इनमें क्या अंतर है ये देखो, इन्होंने मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन दिया, इसमें मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति तो चुनाव लड़ेगा और वो उसको वोट डालेंगे। ठीक है, मुस्लिम समुदाय को जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की ना अंग्रेजों ने, भारत को फूट डालो राज करो की नीति के तहत। इसमें यह व्यवस्था थी कि इनको वोट डालने का अधिकार भी किसको है? मुस्लिम समुदाय को, और चुनाव लड़ने का अधिकार भी किसको है? मुस्लिम समुदाय को।
जबकि भारत में जो आरक्षण दिया गया है, भारत में जो दलित वर्ग है या यूँ कहें अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़े वर्ग है, इनको जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इस आरक्षण के प्रावधान में क्या किया गया भाई, इस आरक्षण के प्रावधान का मतलब यह है कि इसमें चुनाव तो इसी वर्ग का कोई सदस्य लड़ेगा, है ना, चुनाव तो इसी वर्ग का कोई सदस्य लड़ेगा, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो सकता है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति का होता है। चुनाव लड़ने का अधिकार तो इनको ही है, लेकिन वोट जो है इसको सभी जातियों के लोग, इनके तो देंगे ही देंगे, सभी जातियों के लोग उनको वोट डालेंगे, यानी वो सीट जो है वो रिजर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह से ये चुनाव लड़ेंगे, जिस स्थान से ये चुनाव लड़ेंगे, वो स्थान इनके लिए क्या है भाई, रिजर्व है। क्लियर? तो दोनों में, इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह बात मान लिया कि इससे देश का विभाजन नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो दलित वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इनका भी बराबर प्रतिनिधित्व विधानसभा में, संसद में हमें मिल सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया भाई, आरक्षण का प्रावधान किया, विधानसभा और संसद में इनका प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। क्लियर है ना? तो वर्तमान में देखो, वर्तमान में जो इनको आरक्षण मिला हुआ है वो कितना कितना प्राप्त है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में बात करें 543 सीटों में 84 सीटें तो अनुसूचित जाति की हैं और 47 अनुसूचित जनजाति की हैं, है ना। जो 543 हैं इनमें से 84 सीटें तो अनुसूचित जाति की हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति, यानी मीणा है, भील है, ग्रासियां हैं, इसमें मेघवाड़ वगैरह ये जो आते हैं अनुसूचित जाति में, इनके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं या स्थानों का आरक्षण किया गया है। स्थान इनके लिए सुरक्षित हैं ताकि इनका भी बराबर प्रतिनिधित्व सरकार को मिल सके, ये भी अपनी समस्याएं हैं वो संसद में रख सके, संसद में अपना प्रतिनिधित्व निभा सकें, अन्यथा इनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो सकती है। ये था आपका क्या, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। और ये जो आरक्षण है पहले मूल संविधान में केवल 10 वर्षों तक किया गया था, है ना। 10 वर्षों का मतलब 26 जनवरी 1960 में पूरा हो जाएगा, लेकिन सरकार को ऐसा लगा कि इस आरक्षण का फायदा है, ये अभी भी मुख्य धारा में नहीं आए, तो 10 वर्ष और बढ़ा दिया, फिर 10 वर्ष और बढ़ा दिया, फिर 10 वर्ष और बढ़ा दिया, और अब हो गई है चुनावी राजनीति। इसलिए कोई भी सरकार इस आरक्षण को हटाना नहीं चाहता। वर्तमान में इसको 26 जनवरी 1919 के प्रावधानों के अनुसार तो ये सीटें इतनी हैं, है ना, कितनी, 26 जनवरी 1919 के अनुसार तो अब इसकी सीटें घटिया बढ़ सकती हैं। 2026 तक आरक्षण का प्रावधान और बढ़ा दिया गया है। ये 10-10 सालों तक बढ़ाते रहते हैं। अब वर्तमान में इसको जैसे ही समय नज़दीक आता है तो आरक्षण की व्यवस्था को कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक और बढ़ा दिया जाता है। तो अब वर्तमान में ये 2026 तक यथावत रहेंगी। 26 में जो भी फैसला आएगा, फैसला यही आना है कि इनकी सीटों को, जो स्थान है इनके आरक्षित जो स्थान है उनको और आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये है इनका स्थानों का निर्वाचन। इसके अलावा निर्वाचन या आरक्षण की बात हम करें तो भारत में एक और ज्वलंत समस्या है, महिला आरक्षण, है ना। एक और मामला है, कौन सा, महिला आरक्षण। तो मूल संविधान में तो महिलाओं को आरक्षण दिया नहीं गया था, है ना, कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, कुछ स्थान रिजर्व किए जाएं ताकि वो भी चुनाव में प्रतिनिधित्व कर सकें। बहुत कम संख्या में चुनाव में प्रतिनिधित्व कर पाती हैं, और कर भी पाती हैं तो जिनका जो प्रभाव होता है, उनके पति वगैरह, उनके जो पिता हैं, इनके प्रभाव के कारण ही वो चुनाव जीत पाती हैं। इसलिए इनको भी स्थान रिजर्व, सीटें रिजर्व करनी आवश्यक है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता ने तो ऐसा किया नहीं और बाद में इसको करने दिया नहीं। कई बार महिला विधेयक लोकसभा में लाया जा चुका है ना, लोकसभा में लाया जा चुका, एक में पारित हो जाए तो दूसरे में पारित नहीं होगा। राज्यसभा कई बार इस विधेयक को पारित कर चुकी है कि 33% सीटें लोकसभा और विधानसभाओं में किसकी होनी चाहिए भाई, महिलाओं की होनी चाहिए। राज्यसभा में ये विधेयक कई बार पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं किया। लोकसभा वाले क्यों नहीं पारित करना चाहते, क्योंकि ये 543 सीटें में से 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी, ठीक है, और रिजर्व हो जाएंगी तो इनको ये सीटें खाली करनी पड़ेंगी। इसलिए ये इनका ये कहना है, यानी ये दो प्रावधान बताते हैं, दो तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो 543 सीटें हैं
इन 543 में से 33% सीटें किसके लिए आरक्षित कर दो भाई? महिलाओं के लिए आरक्षित कर दो। ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इनका 33% निकाल लो, है ना, और इतने सांसद और बढ़ा दो, है ना। जैसे मान लो 30 पंजो 150, 180 के आसपास होते हैं, तो इनका यह कहना है कि 170 या 180 जितने भी होते हैं इनकी में और जोड़ दो। 3 7 4 11, 11 को 1 को 613 कर दो, ये कह रहे हैं। यानी लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ा दो। एक पक्ष तो ये है। दूसरा कहता है यदि लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाते ही क्या हो जाएगा भाई? देश पर बाहर बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको वेतन, भत्ते, गाड़ियां, कार, खूब सारे खर्चे करने के लिए मिलते हैं। जबकि ये जो 543 सीटें हैं, इन वो 543 सीटों को छोड़ना नहीं चाहते। उनको यह ऐसा पता चल गया कि यदि महिलाओं की सीट रिजर्व हो गई तो उस स्थान से चुनाव कौन लड़ सकती हैं? केवल महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। इसलिए महिलाओं को प्रतिनिधित्व में अभी विधानसभा में और लोकसभा में सीटें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। हाँ भाई, एक चीज और है, हमारे यहाँ एक 73वां संविधान संशोधन हुआ और एक हुआ 74वां संविधान संशोधन 1993 और 1994। ये तो था ग्रामीण शासन के लिए और ये था शहरी शासन के लिए। ठीक है। ऊपर वाला तो किसके लिए था? ग्रामीण शासन के लिए, और नीचे वाला किसके लिए था? शहरी शासन के लिए। इसके दौरान जरूर महिलाओं को स्थानीय निकायों में, स्थानीय निकायों मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और शहरी निकायों की बात करें तो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और छावनी बोर्ड में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? 33%। फिर 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अब महिलाओं को 50% सीटें आरक्षित हैं। 50% सीटों पर कौन चुनाव लड़ेंगे? महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो और चाहे पंचायत समिति सदस्य हो। सभी सीटों पर इनका आरक्षण है। केवल 2 जगह तो इनको आरक्षण मिल गया है, विधानसभा और संसद में अभी मिलना बाकी है। इस विधेयक को कई बार सदन में लाया गया, महिला विधेयक को, लेकिन इस पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती है, इनको रद्द कर दिया जाता है। ये था आरक्षण का प्रावधान। अब हम कल पढ़ेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था कैसे संपादित हो, है ना। आरक्षण के बाद में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था कैसे संपादित हो, इसको हम कल पढ़ेंगे। ओके।